इतना ज्यादा ऑब्वियसली नहीं कहते, लेकिन आपको पता है कि अगले हफ्ते क्या होगा। अब पोस्ट वो अगले हफ्ते क्या होगा डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब, वो बहुत बड़ा मसला है। क्योंकि लेट्स से कि इफ जो आप सोच रहे हैं, जो मैं सोच रहा हूं, जो आवाम सोच रही है, और सब एक ही चीज सोच रहे हैं, सबको पता है क्या होने वाला है। लेट्स बी वेरी फ्रैंक अबाउट इट। उसके बाद क्या होगा? जिस तरीके से उन्होंने आईएमएफ के प्रोग्राम को मैं फंसा दिया है पाकिस्तान को, अब ये जून तक ये कोई भी आएगा, मुझे नहीं लगता मामला तय होंगे। ये जून तक मसला चलता रहेगा और चीन जो है वो हमें कर्जे देके जो है बचाता रहेगा। वेस्ट ये कोशिश करेगा कि पाकिस्तान की मईशत ठीक ना हो, मगर पाकिस्तान डिफॉल्ट भी ना करे। चाइना और मतलब ये कि रीअलाइनमेंट ऑफ द वर्ल्ड इज टेकिंग प्लेस। सर इसमें हम तो अर्तुगल बने हुए थे, हम अर्दुआन की मिसालें दे रहे थे। तो अर्दुआन जो थे वो तो सर मेरे ख्याल इजराइल के सदर से मिल लिए। तो हम तो यहाँ डिस्को डांस कर रहे थे, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर बनाएंगे, अर्दुआन की क़यादत में सल्तनत उस्मानिया दोबारा से जिंदा हो जाएगी और हम सब डिस्को डांस करते हुए उसके पीछे जाएंगे। तो वो तो सर उल्टा हो गया। उन्होंने तो इजराइल से ताल्लुकात बना लिए। अब हम क्या करेंगे, कौन सा अचार डालेंगे हम? जय हिंद, स्वागत है आप सबका दी तथ्य न्यूज़ में। साथियों, जहां पर हम कह सकते हैं पिछले लंबे समय से देख रहे थे कि पाकिस्तानी जहां पे दिन रात यही सोच रहे थे, यही इच्छा कर रहे थे, यही सब दुआएं पढ़ रहे थे कि कुछ भी करके जो है इमरान खान सरकार से चला जाए, इतना बर्बाद कर दिया। अब जब वाकई में लगभग ये तय हो गया है कि कम से कम अभी तो इमरान खान जा ही रहा है, हो सकता है दोबारा चुनाव में जीत के आ जाए। इसके बाद से जब पूरी लंबे दृष्टिकोण से देखा गया तो यही नहीं समझ में आ रहा है पाकिस्तानी मीडिया को कि गुरु अब जो दूसरी सरकार आएगी वो क्या करेगी। अभी जो स्थिति है, पाकिस्तान गवर्न करने लायक रह ही नहीं गया है। अमेरिका जो विदेशी इंस्टीट्यूशन है पाकिस्तान के, उस पर जुर्माने लगा रहा है, चाइना जुर्माने लगा रहा है, जिनके पीछे सऊदी तुर्की सबके पीछे घूमते थे, उन्होंने इनको जूते मार के भगा दिया। पूरी चीज़ क्या होता है, चलते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें। काहे घबराए, काहे घबराए, सर जो तेरा चकराए या दिल डूबा जाए, आजा प्यारे पास हमारे, काहे घबराए, काहे घबराए। घबराहट चाहे सियासी नोयत की हो आपकी या माशी नोयत की हो, इलाज मौजूद तो है, लेकिन आप करवाने के लिए तैयार हैं या नहीं, ये एक अलग बात। 80% चांस ये है कि अदम एतमाद की तहरीक कामयाब हो जाएगी। पीटीआई की हुकूमत को जाना पड़ेगा। मैं गैर सियासी जानवर हूं, मैं बच्चा हूं, बच्चे गैर सियासी होते हैं। तो मैंने जो बात आपको बताई है दैट इज ऑब्जेक्टिव। मैं तो बल्कि पीटीआई को और इमरान खान साहब को पसंद करता हूं, पसंद दोनों को करता हूं, जो आता है उसको पसंद करता हूं। स्टॉक वाले भी तकरीबन ये समझ गए हैं, आम आवाम को भी तकरीबन अब ये समझ आना शुरू हो गया है। मैं दूसरी बात ये कि हकीकी जो प्लेयर्स होते हैं वो होती है इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट और कौमी सतह के ऊपर इदारे। तो उनका क्या किरदार रहेगा वो मैं जाहिर बात है अभी तो नहीं कह सकता, कबल अज़ वक्त है। और इसको मतलब ये कि इमरान खान साहब की हुकूमत को अब एक मिरेकल ही बचा सकता है, वरना अदरवाइज देयर इज अ वेरी हाई पॉसिबिलिटी दैट दे मे बी गोइंग। अच्छा, ये लास्ट वीक बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, मतलब लास्ट वीक बिफोर दी नो कॉन्फिडेंस मोशन। अब वो इनका लास्ट वीक होता है गवर्नमेंट का कि नहीं होता। अब इसमें बहुत सारे काम करने हैं। आपको पता है सबसे पहले तो इन्होंने अपनी कानूनी पेचीदगियां खत्म करने की कोशिश की है, क्योंकि आपको पता है कि इमरान खान साहब तो एक केस में बरी हो गए थे, बाकी नहीं हुए थे। कल ये लोग जाकर अपने आप की जान छुड़ा के आए हैं। अब ज्यादा परेशानी उन वजीरों को है जो कि बहुत बदतमीजी करते रहे अपोजिशन के साथ, ज्यादा परेशानी उन वजीरों को है जो प्रेस के साथ बहुत, मीडिया को बहुत बुरा भला कहते रहे, बदतमीजी करते रहे, अवाम का मजाक उड़ाते रहे। अब वो वजीर बहुत ज्यादा परेशान है क्योंकि उनकी सियासी हकीकत इतनी नहीं है। मैं बिल्कुल क्लियर कट बात करता हूं, खरी नर वाली, क्योंकि पाकिस्तानी मीडिया में नर कम है, मादा ज्यादा है। नहीं, ये साइकोलॉजिकल बात कर रहा हूं। वैसे तो मौजूदा हुकूमत जो है जी, उन्होंने पाकिस्तान की मईशत को इंतहाई कमजोर बुनियादों पर इस्तवार किया, लीपा पोती की मईशत बना दी। और इन जो आखिरी जो चंद हफ्ते गुजरे हैं उसमें कुछ ऐसे फैसले किए कि जो भी आए जो भी जाए, नुकसान पाकिस्तानी अवाम का हो, पाकिस्तान की मईशत का हो, और हम दुनिया के सामने एक्सपोज हो जाए। उसमें पहले तो ये था कि जिस तरीके से रिलीफ पैकेज सो कॉल दिया बगैर माईशत में इस्लाहात के, और आईएमएफ के प्रोग्राम को फिर जो है खतरे में डाल दिया। आईएमएफ आपसे नाराज दोबारा हो गया कि आपने वो सो कॉल्ड रिलीफ पैकेज दिया जाती मुफाद के लिए और पाकिस्तान की मईशत को खतरे में डाला, आईएमएफ के प्रोग्राम को फिर खतरे में डाल दिया। अब आप ये कोशिश करेंगे नहीं, लेकिन वर्ल्ड बैंक ने तो अभी नोटू पकड़ाए हैं हमें।
वर्ल्ड बैंक ने तरक्याती मंसूबे के लिए पता नहीं कितने। वर्ल्ड बैंक ने तो दिया, लेकिन असल तो आईएमएफ है, जिससे न सिर्फ $1 अरब की किस्त मिलनी थी, बल्कि आप जो बड़े पैमाने पर इनको कम से कम हमें $10 अरब और चाहिए। इसलिए कि तिजारती खसारा पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज्यादा है। इस वक्त गुफ्तगू में इतने सारे गोशे खोल दी हैं कि ऐसा लगता है कि पेंडोरास बॉक्स आप खोलना चाह रहे हैं। क्या कुछ नहीं कह दिया आपने। सवाल ये पैदा होता है कि महंगाई तो एक तरफ है, जब आपकी मईशत गिरो नहीं कर रही आप तो उसकी वजह से गुर्बत और बेरोजगारी भी बढ़ी। उसके बाद आप मईशत की इसलाह करने के बजाय कहें चोर डाकू आप करते रहे, तो लोग कहते हैं भाई ठीक है वो चोर डाकू नहीं थे, आप तो बहुत पारसा हैं। तो जो 3.5 साल गुजरे इसमें कर्जे बेतहाशा क्यों बढ़ गए? अगर मैं आपको बताऊं कि मैं वाहिद आदमी हूं इस मुल्क में जो 15 साल से कह रहा हूं कि ये स्कैंडल है, इसलिए कि 80% आपकी रेमिटेंसेज जो हैं वो किसकी हैं? अमेरिका, बरतानिया, यूरोपियन यूनियन, सऊदी अरब और यूएई। अब अमेरिका को आपने चैलेंज कर दिया, यूरोपियन यूनियन को आपने धमकी दे दी कि हम कोई भिखारी नहीं है और आप हम गुलाम समझते हैं। अरे भाई ऐसी बातें प्राइवेटली नहीं की जाती हैं। जीएसपी प्लस स्टेटस आपका वहां पड़ा हुआ है। इतना ज्यादा ऑब्वियसली नहीं कहते, लेकिन आपको पता है कि अगले हफ्ते क्या होगा। अब पोस्ट वो अगले हफ्ते क्या होगा डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब, वो बहुत बड़ा मसला है। क्योंकि लेट्स से कि इफ जो आप सोच रहे हैं, जो मैं सोच रहा हूं, जो आवाम सोच रही है और सब एक ही चीज सोच रहे हैं, सबको पता है क्या होने वाला है। लेट्स बी वेरी फ्रैंक अबाउट इट। उसके बाद क्या होगा? अब जो रीनेगोशिएशंस होंगी वो किस बेसिस पर होंगी? अरे नासिर साहब, मैंने कहा था फिर आपने पेंडोरास बॉक्स खोला है। नहीं पता आपको भी है सर, आपको राइटिंग ऑन द वॉल आ गई ना। अब आपको पता है, अब ओनली ए मिरेकल कैन सेव दिस गवर्नमेंट। मैं फिर से दोहराता हूं, ओनली ए मिरेकल कैन नाउ सेव दिस गवर्नमेंट। और मिरेकल्स हो सकते हैं क्योंकि मिरेकल से ही गवर्नमेंट बनी थी, मे बी एक और मिरेकल से गवर्नमेंट बच भी जाए। बट जिस तरीके से उन्होंने आईएमएफ के प्रोग्राम को मैं फंसा दिया है पाकिस्तान को, अब ये जून तक ये कोई भी आएगा, मुझे नहीं लगता मामला तय होंगे। ये जून तक मसला चलता रहेगा और चीन जो है वो हमें कर्जे देके जो है बचाता रहेगा। वेस्ट ये कोशिश करेगा कि पाकिस्तान की मईशत ठीक ना हो, मगर पाकिस्तान डिफॉल्ट भी ना करे। चाइना और मतलब ये कि रीअलाइनमेंट ऑफ द वर्ल्ड इज टेकिंग प्लेस। सर इसमें हम तो अर्तुगल बने हुए थे, हम अर्दुआन की मिसालें दे रहे थे। तो अर्दुआन जो थे वो तो सर मेरे ख्याल इजराइल के सदर से मिल लिए। तो हम तो यहाँ डिस्को डांस कर रहे थे, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर बनाएंगे, अर्दुआन की क़यादत में सल्तनत उस्मानिया दोबारा से जिंदा हो जाएगी और हम सब डिस्को डांस करते हुए उसके पीछे जाएंगे। तो वो तो सर उल्टा हो गया। उन्होंने तो इजराइल से ताल्लुकात बना लिए। अब हम क्या करेंगे? कौन सा अचार डालेंगे हम? तो लोग बड़ी जल्दी भूल जाते हैं कि इख्तियार और ओहदा मिल जाने के बाद इंसान को सादगी से रहना चाहिए और जिससे बात करे इखलाक से बात करे। बड़े बड़े बुर्ज उलटते देखे हैं मैंने दुनिया में, बड़े बड़े बुर्ज उलटते देखे। मैंने आपके प्रोग्राम में कुछ अर्से पहले कहा था कि ये जो पाकिस्तान में माशी बहरान है ये सियासी बहरान में मुंतकिल हो जाएगा। यानी वो तो रहेगा लेकिन सियासी बहरान भी होगा। ये अब आपके सामने आ गया। तो उन्होंने यूएई को पहले मरहले में ग्रे लिस्ट में डाल दिया, नंबर 1। और उसके साथ जो है 3 पाकिस्तानी बैंक बड़े थे जो न्यूयॉर्क में काम कर रहे थे, उनमें से 2 पर भारी जुर्माने लगे और तीनों ने अमलन वहां पर अपना कारोबार बंद कर दिया है। वो भी रेमिटेंस होगा। तो ये एक स्कैंडल था जिसमें हमने जानबूझ के फंसाया। और इस हुकूमत के दौर में जितनी रेमिटेंसेज आई हैं जिसकी कामयाबी के दावे कर रहे हैं उसकी पाकिस्तान की तारीख में कोई मिसाल नहीं है। साथियों, अब जैसा कि हम देखें, जैसा कि पाकिस्तान में स्थिति हमें बनती हुई नज़र आ रही है, जो यही सब पाकिस्तानी थे, यही मीडिया वाले थे, कुछ एक को हम छोड़ दें तो बाकी सब कहीं ना कहीं दबी छुपी आवाज़ में इमरान खान का विरोध करते रहते थे कि भाई इच्छा रहती थी, हमको साफ दिखता था कि भाई ये बंदा जल्दी से जल्दी जाए। अब क्या है कि लगभग ये समझ में आ गया है कि ये व्यक्ति जो है ये जा तो रहा ही है, कम से कम इसकी सरकार तो गिर रही है। जो 27 मार्च को जो है इसकी सरकार गिर जाएगी, मामला यहीं पे केस ख़त्म हो जाएगा। लेकिन उसके बाद जो दूसरी सरकारें आएंगी, जो 10-10, 15-15 पार्टी मिल के सरकार बना रही हैं, उसकी क्या स्थिति होगी? वो तो मतलब वो तो सकता है कि पाकिस्तान को और ज़्यादा गड्ढे में लेके चली जाएंगी। ये भी एक बड़ी बात है। और इससे बड़ी चीज़ ये है क्योंकि जितने हैं पुराने, अभी तक कम से कम इमरान खान का, क्योंकि पब्लिक में नहीं सामने आया है कि इमरान खान का या फिर उसके जगह वाले उन्होंने ऑफिशियली कोई घोटाला किया हो। अनऑफिशियली कितने भी पैसे दबा गए वो अलग की बात है, लेकिन ऑफिशियली कम से कम पब्लिक को ये लगता है कहीं ना कहीं कि हाँ भाई ये व्यक्ति इमरान खान कम से कम कहीं ना कहीं ये
पैसा, इसके पास में अकल नहीं है कि ये पैसा इतना कर पाएगा। ये देखता भालता ही रहेगा, इसने कहीं इसको गरिया दिया, कहीं उसको बोल दिया, कहीं उसको बोल दिया, यही इसका चलता रहता है। अब हम अगर 2.5-3 साल पहले का समय देखें, खास तौर पर कोरोना के जो पहले वाला टाइम था, उसमें आप देखो ये जितने खास तौर पर तुर्की हो, यूएई हो, सऊदी अरब हो, इन सब के, क्योंकि इनका तेल भी बहुत बिक रहा था, तुर्की के अलावा बाकी गल्फ कंट्रीज का तेल बहुत बिक रहा था, और इनके कहीं ना कहीं एकदम हवा में ये उड़ते हुए हमको नज़र आ रहे थे। ऐसा कि तुर्की तो ऐसी तक बातें करता था कि ऑटोमन एम्पायर दोबारा ज़िंदा करेंगे, सल्तनत उस्मानिया दोबारा से, जितने देश थे सबको हम अपने उसमें लेंगे। हालांकि वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, लेकिन कम से कम कहने की बातें तो हैं। और पाकिस्तान में उस विचारधारा को, उसको मानने वाले बहुत लोग थे। हालांकि पाकिस्तान का तुर्की से कोई लेना नहीं, टेक्निकली हम देखें तो उसमें पाकिस्तान गुलाम ही बनता तुर्की का, लेकिन फिर भी उनको इस बात का सुकून था कि हाँ भाई, ये दोबारा से इतना बड़ा जो है वो साम्राज्य जिंदा हो ही जाएगा कहीं ना कहीं। और चलो, तुर्की ने तो अपने लिए बोला, इमरान खान भी दुनिया भर में घूम घूम के यही सब बातें करने लगा। अब वही आप देखो, वेस्ट में खास तौर पर यूरोपियन यूनियन और अमेरिका, इन दोनों ने जिस तरीके से इनको घेर घेर के पकड़ के इनकी पूरी गर्मी उतार दी। आप देखो पूरी धीरे धीरे करके कैसे तुर्की के ऊपर FATF में उसको ग्रे लिस्ट में डाला गया, उनकी करेंसी किस तरीके से गिरी, जो उनका लीरा है वो किस तरीके से गिरने लगा, उसकी इकोनॉमी की आखिरकार में करते करते एकदम धज्जियाँ उड़ गई, ऐसी तैसी हो गई तुर्की की इकोनॉमी की। वही अब देखो, अब रिसेंट में हम देखें तो यूएई के साथ में भी वही हुआ, यूएई के ऊपर भी FATF ग्रे लिस्ट में डाल दिया गया है। अब हम देखें, ये सब वही देश हैं, सऊदी अरब को अगर हम जोड़ लें तो ये सब वही देश हैं जिन्हें 70 सालों में रिकॉग्नाइज नहीं किया था इसराइल को। ये लोग मानते ही नहीं थे कि इसराइल एक अलग देश है, और एकदम घोर विरोधी थे इसराइल के। अब इधर हम पिछले कुछ महीनों में देखें तो सब उसी के पैर पकड़ने में लगे हुए हैं। सऊदी अरब ने भी उसको बुलाया कि आइए हमारे यहाँ देखिए, व्यवस्था पूरी खातिरदारी करी। अब तुर्की भी उसी लाइन में चला गया है। तो ये जो पूरा वेस्ट का खेल था, वेस्ट कभी भी ऐसा धमकीबाजी नहीं करता कि हम तुमको उड़ा देंगे, हम तुमको ये कर देंगे, वो कर देंगे। वो अंदर ही अंदर से सब ऐसा कर जाता है। अब हालांकि पाकिस्तान की भी इकॉनमी बर्बाद हुई, लेकिन ये पाकिस्तानी उसमें सुधरे नहीं, और इमरान खान तो खास तौर पर उसमें अलग ही लेवल पे, कि इमरान खान को तो ऐसा लगता है कि जब तक बाइडन खुद आके इसको पत्थर न फेंक के मार दे, तब तक ये व्यक्ति सुधरेगा नहीं, ऐसा इमरान खान की बातों से लगता है। लेकिन इन सब के बीच के चक्कर में, और यहाँ पे ये भी एक बात हम देख सकते हैं कि इमरान खान जिस तरीके से चुनावी मूड में चला गया है, तो कहीं ना कहीं इसका फ़ायदा, जो अभी 1 साल का टाइम है, 1 साल में सरकार ये दूसरी बनती भी है तो 1 साल बनेगी, 1 साल में वो काम तो कुछ करेंगे नहीं क्योंकि पुराने सब माफिया रहे हैं। उस सब की वजह से अगर हम दूर दृष्टिकोण से देखें तो कहीं ना कहीं इमरान खान को इसका फ़ायदा मिलेगा। जो 1 साल का सरकार है, इसमें फिर से लोगों को इमरान खान अच्छा लगने लग जाएगा, और जो उसका नेशनलिज्म का नैरेटिव है वो तो है ही। ये करते करते शायद अगली बार बम्पर मेजॉरिटी के साथ में इमरान खान दोबारा चुन के आ जाए। बहरहाल इस वीडियो को हम खत्म करते हैं, मिलते हैं आप चैनल वीडियोज़ में, तब तक के लिए जय हिंद।